सबको आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार बता दीजिए। ऑडिबल है सब? सो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हमने अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट 7, जिसमें बिजनेस लॉ के बारे में हम बात करेंगे। और बिजनेस लॉ मीन्स वो सब लॉज जो आपके बिजनेस से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बिजनेस से जुड़े होते हैं, राइट? ठीक है, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करेंगे, कंपनी लॉ के बारे में बात करेंगे, एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इन सब एक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, लॉज के बारे में बात करेंगे। और हम सबको पता है कि ये सारे के सारे जो लॉ हैं हमारे, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस आने हैं। कितने क्वेश्चंस आने हैं? 10 क्वेश्चंस। और जो वेटेज होता है एज पर द ट्रेंड, जो वेटेज है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, आप अगर अपना सिलेबस भी चेक करोगे तो उसी के आपको 3 से 4 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, राइट? तो उसी से आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है और आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे। अब एज पर योर सिलेबस, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कोई सेक्शन वाइज मेंशन नहीं किया हुआ, उन्हें टॉपिक्स बता रखे हैं कि असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लेना, राइट? तो आपको इन एनी केस सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कवर तो करना पड़ेगा। रीजन बीइंग असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही आपका सारा कवर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है अपनी लेमैन लैंग्वेज में, वो समझेंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से पूछो या कोई आपसे पूछे, ठीक है, तो आप क्या बोल देते हो कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट, एक डील, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। पर क्या ये काफी है? लेमैन लैंग्वेज में तो चलो इट्स ओके टू अंडरस्टैंड इट दैट वे, लेकिन जब हम लॉ के बारे में बात करते हैं तो इसी को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसी को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। और वो कहाँ पर किया जाता है? आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है। अब 1872 का एक्ट है ये, 1872 का एक्ट है, अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है। उन्होंने ही बनाया है, हमने नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने फ्रेम नहीं किया, अंग्रेजों ने ही किया है। क्यों? क्योंकि 1872 का एक्ट है ये। तो इतना पुराना एक्ट और आज के टाइम तक ये चल रहा है और आगे भी चलेगा। इतना पुराना एक्ट है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, तो कुछ तो इसमें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है, कुछ तो इसमें ऐसी खासियत होगी कि अभी तक ये इतना अच्छे से इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी रखें, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट जो एक आप वर्ड को लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि इट्स लाइक डील, एग्रीमेंट, वो आपका लेमैन लैंग्वेज में होता है। लेकिन जब हम लॉ के बारे में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम क्या करते हैं? रेफर करते हैं। ठीक है, और 1872 का जो ये आपका एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है? 1872 का जो ये एक्ट है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो उस चीज को इन्फोर्स करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए। ठीक है, और ये डेफिनेशन हमें कहां पर देखने को मिलती है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 का जो है वो तो चलो डिफाइन करता ही करता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत से हमारे
थिंकर्स कह सकते हो आप, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। अपार्ट फ्रॉम द एक्ट जो 1872 में फ्रेम हुआ था, बाकी और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपना अपना ओपिनियन कह सकते हैं, और अपने ओपिनियन से उन्होंने डेफिनेशन फ्रेम की हुई है। जैसे कि पॉलक, पॉलक के अकॉर्डिंगली हर एक वो एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो लॉ मानता है और उसे इन्फोर्स करता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आई अगेन रिपीट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो लॉ क्या करता है, मानता है, ठीक है, और उसे इन्फोर्स करता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये किसके अकॉर्डिंगली है? पॉलक के अकॉर्डिंगली। सेलमेंट के अकॉर्डिंगली क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, राइट्स क्रिएट करे, ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूं, एज पर द वर्ड्स ऑफ सेलमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट creating or defining obligation. What? Obligation between two or more persons. Between two या more persons, by which rights are acquired by one or more to the acts or forbearance on the part of others. इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तो कुछ ना कुछ वो राइट्स भी क्रिएट करता है कि कल को अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी, कल को अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी अगर एक पार्टी बैक ऑफ करती है, जो उस एग्रीमेंट की टर्म्स या कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करती है, तो जो दूसरी पार्टी होएगी जिसकी कोई गलती नहीं होएगी, वो क्या कर सकते हैं? अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं और उस चीज को इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो सेलमेंट ने एक प्रॉपर डिटेलिंग डेफिनेशन दी। सेलमेंट ने एक प्रॉपर डिटेलिंग डेफिनेशन दी। ऐसे ही विलियम एंसन के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ लॉ है जो क्या डिटरमाइन करता है? क्या डिटरमाइन करता है? दो लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉमिस हुआ है, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, दो लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉमिस हुआ है, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस पे हो, तो वो लीगली बाइंडिंग होंगे अगर उन्होंने एज पर द लॉ वो एग्रीमेंट किया है, वो प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट का शब्द सुनते हो, वर्ड के बारे में खुद से कुछ ना कुछ आप अपना ओपिनियन एक क्रिएट करते हो कि एक एग्रीमेंट है, एक डील है, या आप ये भी समझते हो कि एज पर द एक्ट ऑफ 1872 एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। फाइन, वो तो है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द एक्ट और भी थिंकर्स है जिन्होंने डेफिनेशंस दे रखी हैं किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की। तो आपको उसके ऊपर भी क्या करना है? ध्यान देना है। आपको उसके ऊपर भी क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? एक बार ही बताएं आप कि जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो एक एग्रीमेंट होता है, प्लस जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, एक बार ही बताएं अगर यहां तक क्लियर हुआ। यस मैम। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया। अभी हम एक्चुअल में जो अपना एक्ट है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये सिंपल जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इससे आपको एक क्लैरिटी जरूर हुई होगी। ठीक है, अब देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो है वो कब इनैक्ट हुआ था? 1 सितंबर 1872। बहुत पुराना एक्ट है, एज आई सेड ऑलरेडी। ठीक है, और अभी तक हम इसे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इस एक्ट में टोटल जो आपका मेन सेक्शंस हैं वो 75 तक होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, टोटल सेक्शंस जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के होंगे वो अप टू 75 तक होंगे। फिर आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना था, ठीक है, तो ये प्रॉपर एक फुल फ्लेज एक एक्ट बनाया गया था
राइट, जिसमें सारे के सारे सेक्शंस थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1930 में हमने क्या किया, कुछ सेक्शंस को यहाँ से हटाकर अलग से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया, ठीक है। और 1932 में अगेन कुछ सेक्शंस को अलग से यहाँ से निकालकर पार्टनरशिप एक्ट बना दिया। तो अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, आप सब लोगों के पास बेयर एक्ट होंगे या आपने बेयर एक्ट को देखा होगा, तो उसमें आपको अप टू 75 तक सेक्शंस देखने को मिलते हैं। और फिर कोई सेक्शन नहीं होता, रिपील्ड लिखा होता है, और फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस आपके स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 124, ठीक है। तो वो इसलिए होते हैं बीच के सेक्शंस जो होते हैं, क्यों, क्योंकि उसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बन गया था 1930 में, वो सेक्शंस रिपील हो गए थे। तो एक ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है। और ये कब आया था, 1 सितंबर 1872। अगेन सबसे पहला जो इसका सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या कहता है, ऑब्वियसली इसके नेम के बारे में बताता है, इनैक्टमेंट डेट के बारे में बताता है, इसका एक्सटेंट बताता है। अभी करंटली वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कोई भी लॉ हो आपका, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इवन इंक्लूडिंग JNK, राइट, बिकॉज JNK इज नाउ UT आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। JNK में भी अब हर एक लॉ हमारा लागू होता है, ठीक है। तो अब इसका एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ इंडिया। तो डोंट गेट कंफ्यूज, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको डेफिनेशंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, डेफिनेशंस के बारे में। जैसे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने समझाई एज पर द एक्ट, तो ये कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन 2 सब क्लॉज H, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज H में दे रखा है, ये चीज ध्यान रखना। किसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की, कहां पर दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन अगर हम बात करें अगर हम बात करें असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब हम क्या बात करेंगे, एज पर योर सिलेबस हम चलेंगे, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो सेक्शन 10 है आपका, वो बताता है असेंशियल एलिमेंट्स के बाद। सेक्शन 10 जो है आपका किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या बताता है आपको, बेसिकली असेंशियल्स के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स जरूरी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल जरूरी होते हैं, तो आपके माइंड में खुद ये आंसर आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो ऑफर से ही शुरुआत होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो ऑफर से ही शुरुआत होगी, ठीक है। मीन्स अगर मुझे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ऑफर दूंगी, क्या करूंगी, ऑफर दूंगी, ठीक है। अब उस पर्सन को मेरा ऑफर पसंद आएगा तो ही और शी विल एक्सेप्ट माय ऑफर। अगर उस पर्सन को मेरा ऑफर पसंद आएगा तो ही और शी विल एक्सेप्ट माय ऑफर। तो ऑफर से शुरुआत होएगी और फिर सेकंड क्या होगा, एक्सेप्टेंस। सेकंड क्या होगा, एक्सेप्टेंस। अब जब एक्सेप्टेंस की बात आती है ना, तो एक्सेप्टेंस जो होगी वो जबरदस्ती नहीं हो सकती, वो फ्री होनी चाहिए, वो विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी थ्रेट होनी चाहिए। ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको। जब भी हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो शुरुआत है वो ऑफर से होता है, तो कोई गलत नहीं है उसमें। और ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस की वेट की जाती है, और जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तभी फिर वो फर्दर नेक्स्ट आपका स्टेप लिया जाता है, राइट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो मैंडेटरी है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। इनफैक्ट दोनों पार्टीज, जो ऑफर दे रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों के माइंड्स
प्रॉपरली मीट करने चाहिए, दोनों के माइंड्स प्रॉपरली मीट करने चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रॉपर वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, तभी वो प्रॉपर ऑफर या एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और जब हम ये बोलते हैं ना कि दोनों पार्टीज के माइंड्स मीट करने चाहिए, तो उसको हम एक लैटिन मैक्सिम से डोनेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड इडम। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुन रखा होगा, कंसेंसस एड इडम, ठीक है, विच मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स अगर मैं और आपको डिटेल में बताऊं तो मीटिंग ऑफ माइंड्स इन द सेम सेंस ऑन द सेम थिंग, मतलब एक ही डायरेक्शन में माइंड्स का प्रॉपरली मीट करना, एक ही डायरेक्शन में माइंड्स का प्रॉपरली मीट करना, और एक ही सब्जेक्ट मैटर को या एक ही सेंस को डोनेट करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों पार्टीज के माइंड्स मीट करने चाहिए, एंड जो एक्सेप्टेंस है वो फ्री होनी चाहिए, वहां पर कोई भी एज सच प्रेशर, थ्रेट, फ्रॉड, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको समझना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी डोंट वेरी, हम एक एक करके इनको डिटेल में भी समझेंगे, बट जस्ट टेल मी अगर आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस और मेनली कंसेंसस एट ईडम का कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हुआ ये चीज, या दोबारा रिपीट करूं? एक बार प्लीज बता दीजिए। क्लियर होगा? ओके। नेक्स्ट आपको जो असेंशियल इम्पॉर्टेंटली याद रखना है वो ये है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का आप बात कर रहे हो, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस देने वाले जो पार्टीज होंगी वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दैट मीन्स वो एलिजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एलिजिबल होनी चाहिए, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी क्या होती है वो हम डिटेल में करेंगे, मैं सिर्फ आपको अभी जनरली समझा रही हूँ कि ऑफर होना चाहिए भाई, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस फ्रीली होना चाहिए, दोनों पार्टीज का माइंड मीट करना चाहिए, कंसेंसस एट इडम होना चाहिए, एंड दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हो रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेस देन द एज ऑफ 18। एक अनसाउंड पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अलग अलग सर्कमस्टांसेस जरूर होते हैं उसके, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर कोई भी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसमें आपके ये फॉरेन एम्बेसडर, सॉवरेन, ठीक है, एलियन एनिमी, कन्विक्ट, ये सब आ जाएंगे। विल डिस्कस इन डिटेल, बट याद रखो, ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। एंड देन जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है ना, तो लेन देन होगा। लेन देन इन द सेंस, आपको एक चीज मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ क्या करेंगी, एक्सचेंज करेंगी। इवन इफ यू सेलिंग योर कार, अगर आप अपनी गाड़ी भी बेच रहे हो तो आप दूसरे पार्टी को ऑफर दोगे, और दूसरा पार्टी को अगर आपका ऑफर पसंद आएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, और जब एक्सेप्टेंस होएगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग प्रोमिसेस एक्सचेंज करोगे कि आप उसे कार दोगे और वो आपको क्या करेगा, कैश देगा, जितना भी आपने डील में 2 लाख 3 लाख डिसाइड किया हो, राइट। तो ये जो लेन देन होता है ना, कि आप उसे कार दोगे और वो आपको ऑब्वियसली मनी कैश देगा, तो ये लेन देन जो होता है इसको कंसीडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन बोलते हैं, ठीक है। दोनों पार्टीज जो आपस में प्रॉमिस करती हैं कि वो क्या एक्सचेंज करेंगी, किस तरह से परफॉर्म करेंगी, जो भी उन्होंने टर्म्स या कंडीशन डिसाइड किए हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कंसीडरेशन। क्या बोला जाता है? कंसीडरेशन, ठीक है। और कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्वियसली। क्यों?
हम क्या कर रहे हैं, हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ड्रग्स वगैरह की या इलीगल वेपन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द लॉ. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कंसिडरेशन हैज टू बी लॉफुल, इट्स मैंडेटरी. अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि टेक दिस 10 लाख और मेरे लिए ड्रग्स ले आना, ठीक है, बिकॉज जो आप इन एक्सचेंज इन रिटर्न मंगवा रहे हो दैट इज इलीगल. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. देन आप ऑलरेडी वैसे ये कवर कर चुके हो, इसको इन डिटेल हम फर्दर भी करेंगे, बट मैंने क्या बोला है कि एक्सेप्टेंस जो होगी वो फ्री होगी, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, कंसेंट या असेंट, जैसे भी आपको समझना हो. वैसे तो कंसेंट हम डोनेट करते हैं. जो कंसेंट होती है पार्टी की वो फ्री होनी चाहिए. कंसेंट हैज टू बी फ्री, इट has to be free. That means free from what? Free from any kind of pressure, threat. ये आपको ध्यान में रखना है. और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो इसके अंडर इंक्लूड करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि जो कंसेंट है आपकी दैट हैज टू बी फ्री, प्रॉपरली फ्री होनी चाहिए, ठीक है. कंसेंट मीन्स जो भी आप हामी भरोगे. एंड दोनों पार्टीज जो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सब हम बातें कर रहे हैं, दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना. दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व होंगी उनकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट द लीगल रिलेशन. मैं आपको बता रही हूं, ऐसा एग्रीमेंट जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, ऐसा एग्रीमेंट जिसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, राइट. तो उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं आपके, सोशल एग्रीमेंट्स जो आप डेली लाइफ में अपने करते हो, वो आपके इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एम्बिट में नहीं आते, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एम्बिट में नहीं आते. आप डेली लाइफ में बेसिकली अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कहीं पे ट्रिप के लिए प्लान करते हो, शॉपिंग के लिए प्लान करते हो, डिनर के लिए प्लान करते हो, और सम हाउ अगर आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स नहीं पहुंच पाते जो भी आपने उनके लिए प्लान किया है, तो क्या आप उनको कोर्ट ले जाओगे, क्या आप उनको कोर्ट ले जाओगे कि मेरा तो इन्होंने टाइम वेस्ट किया है, मेरे तो इन्होंने बुकिंग्स कैंसिल करवाई हैं, नाउ तो आई वांट डैमेजेस, राइट. तो क्या आप उन्हें कोर्ट लेकर जा सकते हो, तो आंसर इज नो, बिकॉज वो आपका सोशल एग्रीमेंट है. और जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं. लीगल एग्रीमेंट मींस जब दोनों पार्टीज को पता है कि वो एक लीगल रिलेशन में आ रहे हैं, और कल को अगर कोई भी पार्टी बैक ऑफ करती है तो दूसरा क्या कर सकता है, केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है और डैमेजेस मांग सकता है. अब मैं डैमेजेस में एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सिविल रॉन्ग, राइट. यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर जेल नहीं भेजा जाता, यहाँ पर प्रोसीजरल जो कोड है आपका वो सिविल का चलेगा, क्रिमिनल का नहीं चलेगा. तो ये भी अपने माइंड में क्लैरिटी रखना कि जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो किस इंटेंशन से होंगी, टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप. यहाँ पर हम सोशल एग्रीमेंट्स की बात नहीं कर रहे. तभी आपने शायद एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि सारे के सारे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट्स तो होंगे ही होंगे. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ये क्यों बोली जाती है स्टेटमेंट, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं आपके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते. ओके, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो ज्यादा वाइड है
एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट? बताओ, ये गलत होगा या सही होगा जो मैंने अभी बोला? सॉरी, क्या बोल रहे हो मैम? सही होगा ये सही है ना? ये सही होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट का जो आपका स्कोप है वो वाइडर है। मैंने अभी आपको बताया, लीगल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट्स, दोनों टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, और जो आपके लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो ही फर्दर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है? और सोशल एग्रीमेंट्स को तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्लेस नहीं देते। तो ये आपकी जो लाइन है ना कि इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप इज मस्ट, ये देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ी सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसी के साथ देखो मैंने आपको दो कंसेप्ट समझा दिए, राइट? कि एग्रीमेंट जो है उसका स्कोप वाइडर है, और सारे के सारे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो पहले एग्रीमेंट ही बनेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वील ऑलवेज लुक इनटू कि वो कंफ्यूजिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है? कंफ्यूजिंग यानी कि वेग नहीं होना चाहिए। सर्टिनिटी ना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आप शॉप पर जा रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर ऑयल, तेल चाहिए, बट कैसा? हेयर ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, इवन इन कुकिंग ऑयल ऑल्सो किस टाइप का चाहिए? आप शॉप पर जा रहे हो, मोबाइल चाहिए, कैसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं आपकी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस हिसाब से कौन सा मोबाइल रेंज चाहिए आपको, तो वो सब चीजें यू हैव टू बी सर्टेन। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे ही जब बड़ी बड़ी डील्स क्रैक की जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर क्लॉजेस जो मेंशन किए जाते हैं, तो वो प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ होने चाहिए। कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी वेगनेस, कुछ भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो वैलिड हो, ना कि जो वॉइड हो। रद्द कॉन्ट्रैक्ट की हम बात नहीं करेंगे। वॉइड का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी आप ऑफर या एक्सेप्टेंस देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू, या ऑफर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन से, तो वो ऐसी होनी चाहिए जो वैलिड हो। ओके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि गिव मी 1 लाख रुपीज, मुझे तुम 1 लाख दे दो, मैं ये मैजिक से मैं ये चीज क्या करूंगा अभी क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैजिक को हम नहीं मानते लॉ में। मैजिक हो गया आपका सम सॉर्ट ऑफ आपकी सुपरस्टिशियसनेस हो गई। लॉ डजंट काउंट दैट, ये आपको भी पता है। कोई ऐसी चीज जो इलॉजिकल है, कोई ऐसी चीज जो इमेजिनरी है, कोई ऐसी चीज जो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एज पर द रैशनैलिटी, ठीक है, तो उसको हम नहीं मानते। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बेसिकली क्या करवाए हैं, असेंशियल एलिमेंट्स जो एक रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैंने उसके बारे में आपको सिर्फ जिस्ट दिया है। जिस्ट क्यों दिया है? क्योंकि आपको एक एक कर उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करना है। एक एक कर उन्हीं को डिटेल में डिस्कस कर रहा है, और आपको लगेगा बेसिकली कि सेक्शंस तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। अब आप एक एक टॉपिक को उठाकर, जो भी आपने ऊपर पॉइंट्स याद किए हैं, जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस से ही हम शुरुआत अगर करेंगे तो सेक्शंस अब आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सेक्शंस याद नहीं करने कॉन्ट्रैक्ट में। देखो अप टू 75 सेक्शंस तक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको याद करने पड़ेंगे, और इट्स रियली इजी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर एक्ट्स ओनली, ठीक है? तो ये मेजर एक्ट नहीं है आपका, और काफी इंटरेस्टिंग एक्ट माना जाता है ये, अगर इसके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है? अगर इसके कंसेप्ट क्लियर हो। तो हम अब क्या करेंगे, एक एक कर जो भी एसेंशियल्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 इनैक्टमेंट कब हुई है? 1 सितंबर 1872, ठीक है? इसका ऑब्वियसली किसने फ्रेम किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। किसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने फ्रेम किया था इसको? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हुए। ये भी मैं आपको बता दूं,
ब्रिटिशर्स ने जब इसको फ्रेम किया, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स केम एज अ ट्रेडर्स टू इंडिया। हम सबको पता है अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए आए थे, राइट? ठीक है, लेकिन समहाउ दे एंटर द पॉलिटिक्स, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, यहाँ के जो भी मोनार्क थे, हमारे किंग थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे एज इन फ्रंट ऑफ देम, हम ये कह सकते हैं। सिचुएशन पॉलिटिकल भी ऐसी थी कि उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंटर किया, ठीक है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर हुए, तो उनको भी तो अब क्या करना था, प्रशासन मतलब चलाना था ना, उनको भी तो ऑब्वियसली ये जो देश था ये चलाना था। और देश, कंट्री कोई भी बिना लॉ के तो नहीं चलती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल लॉ हो उनको हमने किया, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले ने 1860 में। अगेन उन्होंने फिर ट्रेड को लेकर देखा कि भाई कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर भी लॉ होना चाहिए, तो वो हमेशा अपनी कंट्री की तरफ देखते थे कि वहां पर कैसा है वैसा ही हम यहाँ पर लागू कर देते हैं, राइट? तो इसीलिए इंग्लिश लॉ जो है आपका, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके ऊपर ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, बना है। अब मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ, क्यों ये पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ, बिकॉज केसेस की जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आपको खुद इंग्लिश केसेस देखने को मिलते हैं। तो वो देखकर आप शॉक ना हो कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अपने इंडियन केसेस क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। रीजन यही है, बिकॉज इंग्लिश जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो एज अ प्रेसिडेंट सेट हो गया था, वहां के केसेस एज अ प्रेसिडेंट सेट हो गए थे। प्रेसिडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड ना, पुराने ऑब्वियसली प्रीवियसली क्या जजमेंट्स किस तरह से आई हैं, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए सेट हुआ था बिकॉज हमने उसी को देखते हुए, हमने तो क्या मतलब ब्रिटिशर्स ने उसी को अपने होमलैंड के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हुए इन्होंने क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रेम कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही किया, फ्रेम किया, बट केसेस आपको दोनों के देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब हम डिस्कस करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक एक एसेंशियल्स को डिटेल में देखेंगे। अगर मैं बात करूं सिर्फ ऑफर की, एक्सेप्टेंस को बाद में देखते हैं। तो ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होता है, एज पर लॉ आई एम आस्किंग। ऑफर का मतलब होता है बेसिकली जब कोई भी पर्सन अपनी विलिंगनेस दूसरे को बताता है, और विलिंगनेस किस चीज की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। विलिंगनेस मतलब अपने मन की इच्छा दूसरे को बताता है, ओके। एंड वो ऐसा क्यों करता है, ताकि दूसरा उसकी मन की इच्छा को समझे और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। व्हेन वन पर्सन, बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है डेफिनेशन काफी स्टूडेंट्स को, आई हैव विटनेस्ड, तो ये नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन कहाँ पर दी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, सेक्शन 1 नामकरण ही करता है हर एक एक्ट का, नेम बताएगा और कब वो एक्ट आया वो बताएगा और उसका एक्सटेंट, राइट, ठीक है। कुछ कुछ आपके लॉ मतलब ऐसे एक्ट्स भी होते हैं जहां पर एक्सटेंड सेक्शन 2 में दिया होता है, लेकिन मोस्टली सेक्शन 1 में ही खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ऐसा ही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको समझना है। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 में। अब एक डेफिनेशन तो नहीं होगी, बहुत सी डेफिनेशंस होंगी, चलो आपको बता ही देती हूँ मैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10 डेफिनेशंस है। अब 10 डेफिनेशंस को इन्होंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे लेकर गए हैं, ये 1 2 3 नहीं किया, ए बी सी डी किया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत किससे होएगी, ऑफर से होएगी। तो ऑफर की डेफिनेशन कहाँ दी होएगी, सेक्शन 2 क्लॉज ए। सबसे पहले तो ऑफर की डेफिनेशन दी होएगी ना। तो ऑफर की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑफर को अच्छा प्रपोजल भी कह देते हैं। अब प्रपोजल क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में प्रपोजल बोलते हैं इसलिए, ठीक है। तो ऑफर यानी कि प्रपोजल, जो सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन किया हुआ है, क्या कहता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, हिज और हर विलिंगनेस, ठीक है, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जब एक इंसान अपने मन की इच्छा दूसरे को बताता है
ताकि दूसरा इंसान या तो कुछ करे या तो कुछ करने से रुक जाए। मतलब आप जब ऑफर देते हो ना, तो आप ऑफर या तो किसी काम को करने के लिए दोगे या किसी काम को ना करने के लिए, कि रुक जाना, ये काम मत करना, ये भी तो ऑफर होता है। और ऐसा आप क्यों करते हो? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, with the view to obtain the assent of the other। obviously आप इतना मेहनत कर रहे हो कि अपने मन की विलिंगनेस जो भी है वो आप दूसरे को बता रहे हो, ठीक है? तो किस इंटेंशन से करोगे, किस व्यू पॉइंट से करोगे कि भाई ये एक्सेप्ट कर ले, ये एक्सेप्ट कर ले। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर या प्रपोजल। तो डेफिनेशन एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है टू स्टॉप। अब्सटेन का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। मतलब अगर ऐसा कोई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है? प्रपोजल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब मैंने क्या बोला कि आप ऑफर दोगे या तो कुछ करने के लिए या तो कुछ करने से रुकने के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ऑफर कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, ऑफर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव? बताओ, है ना? बोला जा Yes, ma'am. सकता है ना? यस और नो? ओके, तो ये याद रखना है। और ऑफर क्यों दिया जा रहा है? विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। असेंट मतलब कंसेंट ओनली, ठीक है? असेंट कंसेंट, राइट, एक ही बात है कि दूसरा इंसान हामी भर दे। अब जो ऑफर देगा उसको क्या बोला जाएगा? ध्यान से सुनना, जो ऑफर देगा उसे क्या बोला जाएगा? ऑफरर, ठीक है? जो भी इंसान ऑफर देता है उसे क्या बोला जाता है? ऑफरर या प्रपोजर। और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑफरी। ये भी याद रखना। एन ऑफर कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। वो आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया है कि टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब्सटेन का मतलब ही होता है रोकना। अब्सटेन का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है? और ये हम अपने शब्दों में नहीं कह रहे हैं, ये सेक्शन 2 क्लॉज ए के वर्ड्स हैं जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। और वो बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ ऑफर, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं? ऑफरर या प्रपोजर। और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी या प्रपोजी। ऑफरी या प्रपोजी। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि प्रपोजर, प्रपोजी, प्रपोजल ये इंग्लिश लॉ में यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना। सॉरी, मैंने आई थिंक वाइसा वर्सा बोल दिया। ऑफर जो है या ऑफरर या ऑफरी जो है वो इंग्लैंड में मतलब ब्रिटिश में यूज किया जाता है। और प्रपोजर या प्रपोजी या प्रपोजल हम इंडियन लॉ में यूज करते हैं। पार्डन मी, ये मैंने वाइसा वर्सा बोल दिया, ठीक है? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बारी बता दीजिए। ओके, अब ऑफर के बारे में आपने डेफिनेशन देखी, बट जैसे कि ऑफर को आप समझ रहे हो, ये कोई इतना छोटा टॉपिक तो या इतना ही सिर्फ डेफिनेशन तक तो नहीं होगा। और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो इससे जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे, जो आपको समझने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑफर के भी रूल्स हैं अपने, ये भी याद रखना, ठीक है? ऑफर के भी काइंड्स होते हैं अपने, ये भी याद रखना, ठीक है? जब भी ऑफर दिया जाएगा तो मेन किस चीज पे फोकस किया जाएगा? कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। आपने ऑफर देना है किसी को, ऑब्वियसली यू विल लुक इनटू कि कम्युनिकेट हो जाए ये ऑफर। अगर आप सीरियस हो, ठीक है, क्लियर स्पेसिफिक वर्ड्स में ये ऑफर कम्युनिकेट हो जाए कि दूसरी पार्टी को समझ में आए।
पुराने टाइम में तो ऑब्वियसली देयर नो टेक्नोलॉजी, देयर नो मोबाइल फोन्स, तो पीपल यूज्ड टू राइट लेटर। तो ऑफर की लेटर जाती थी, इट यूज्ड टू फेच सम डेज आल्सो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिन मतलब लगते थे ऑब्वियसली, है ना। तो इस वजह से ये जो रूल्स हैं इनके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता था कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो, क्लियर शब्दों में, स्पेसिफिक शब्दों में। अब तो क्या है, मेल हम कर देते हैं, अगर वो मेल गलत भेज दी तो हम एक और मेल भेज देंगे, है ना। इट्स लाइक अ मैटर ऑफ सम मिनट्स ओनली, राइट। तो अभी तो इट्स इजी, लेकिन पुराने टाइम पर इट वाज नॉट इजी। लेकिन रूल्स तो अभी भी वही फॉलो किए जाते हैं कि क्लैरिटी तो होनी चाहिए, रीजनेबली जो कम्युनिकेशन अवेलेबल है उसके थ्रू कम्युनिकेट करना तो पड़ेगा ना आपको। अगर ऑफर देना है, यू कांट जस्ट थिंक इन योर माइंड और इन योर हार्ट कि हाँ ये ऑफर देना है मुझे, बट दैट्स इट, आप आगे कुछ ना करो, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, ऑफर लॉफुल होना चाहिए। कुछ लॉफुल एक्ट के लिए ही आप ऑफर दोगे, या आप अगर किसी को रोक रहे हो तो भी वो लॉफुल ही होना चाहिए। इलीगल ऑफर का तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। Then offer can be expressed as well as implied, means ऑफर जो है आप बोलकर, लिखकर, प्रॉपरली एक्सप्रेस कर कर दे सकते हो, एंड इम्प्लाइडली भी दे सकते हो। अब इम्प्लाइडली कैसे? इम्प्लाइड वर्ड का मतलब होता है कंडक्ट के थ्रू। इम्प्लाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? कंडक्ट के थ्रू। ठीक है। व्हेन यू ऑर्डर फूड, या व्हेन यू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन, ठीक है, या आप अगर कैब बुक करते हो, है ना, कुछ भी ऐसा करते हो, यस और नो, ठीक है, तो ऑब्वियसली, या फिर आप और भी सिंपल एग्जांपल्स होती हैं कई बारी, रेलवे स्टेशन में कूली अवेलेबल होते हैं, एग्जांपल्स आपकी बुक्स वगैरह में टिल डेट भी दी होती है। आपके पास अगर बहुत ज्यादा लगेज या बैगेज होता है तो वो देखकर अगर वो आपकी तरफ अप्रोच करते हैं और आपका लगेज पिक करते हैं और आप उसे नहीं रोकते हो, उन्होंने कुछ नहीं बोला होता, आपने भी कुछ नहीं बोला, बट आपने उसे अलाउ किया कि वो अपना आपका लगेज क्या करे, उठाए, बिना बोले, इम्प्लाइडली आपने उसे अलाउ किया। उसने आपको ऑफर दिया, ठीक है, और आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया बिना बोले, और वो आपके पीछे चल पड़ा जहां तक आपकी कार थी, उसने कार में आपका लगेज रखा है, टैक्सी, कैब में, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो पैसे मांगेगा तो डेफिनेटली आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि तुमने तो कुछ बोला ही नहीं था, बिकॉज हर एक सिचुएशन में एक्सप्रेस ऑफर हो ये जरूरी नहीं है, इम्प्लाइड ऑफर भी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। आजकल तो हर एक चीज ऑनलाइन होती है आपकी, है ना। तो वो सब चीजें, आप वो चेक बॉक्स साइन करते हो ना कि जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी है आपने वो आपकी खुद के उसमें है, राइट। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इट्स नॉट फिटिंग हियर, बट मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इम्प्लाइडली हम बहुत सी चीजें करते हैं, ठीक है, बिना कुछ बोले वगैरह भी, अपने कंडक्ट के थ्रू वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा ही आपके ऑफर भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों होते हैं। इनफैक्ट आपके ऑफर जनरल भी होते हैं, आपके ऑफर बेसिकली स्पेसिफिक भी होते हैं। जनरल मतलब टू द लार्ज पब्लिक भी ऑफर हो सकते हैं, एंड स्पेसिफिक मींस एक पर्टिकुलर पर्सन को भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है, राइट। एंड ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ऑफर हैज टू बी लॉफुल, एंड एक बार अगर आपने ऑफर दे दिया तो क्या आप उस ऑफर को रिवोक कर सकते हो? दैट मीन्स क्या आप उस ऑफर को कैंसिल कर सकते हो? तो इसका जवाब है यस, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, लेकिन एक टाइम होता है उसका। टाइम क्या? देखो, आपने अगर किसी को ऑफर दिया, बिफोर दैट पर्सन्स एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले आपको अगर रिवोक करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, बिफोर द एक्सेप्टेंस आप चाहे जब मर्जी रिवोक कर लो, लेकिन आफ्टर द एक्सेप्टेंस, एक बार अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो आप ऑफर रिवोक नहीं कर सकते, मतलब आप तब ऑफर कैंसिल नहीं कर सकते,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि एक्सेप्टेंस से पहले अगर आपको ऑफर को क्या करना है, रिवोक्ड करना है, कैंसिल करना है, आप कर सकते हो, लेकिन एक बार ही अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर ऑफर को नहीं रिवोक किया जाएगा, ठीक है। और ऑफर वैसे भी जब भी दिया जाता है वहां पर एक इंटेंशन और एक व्यू पॉइंट होता है कि एक्सेप्टेंस के लिए ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉपर तरीके से तभी बनेगा जब ऑफर से शुरुआत की जाएगी और एक्सेप्टेंस होगी, ये भी समझना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो तभी फॉर्म होगा प्रॉपर जब क्या होगा, ऑफर से बेसिकली ऑफर से उसकी शुरुआत की जाएगी और देन एक्सेप्टेंस भी होगी। ये बोला जाता है बिना एक्सेप्टेंस के ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है, ऑफर इज इनर्ट, इनर्ट मतलब इनएक्टिव, विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफर इज नथिंग, ये भी समझना, ठीक है। देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, देयर हैज टू बी प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ, एक बार ही बताएं। यस मैम। ओके, तो हमने एक बेसिक रूल्स किए हैं। कल हम क्या करेंगे, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपना एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डन, लेट्स यहीं पे रोक रही हूँ मैं, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे मैम। बाय।